Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. Students, experimental design में हमने important concepts को understand करने के बाद completely randomized design के important assumptions को भी understand किया. आज हम उसी सिलसिले का एक numerical question discuss करेंगे. तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और अपने numerical question की understanding को build up करते हैं. एक चीज माइंड के अंदर रखनी है आपने कि इस क्वेश्चन में हम इक्वल सैंपल साइज को कंसिडर कर रहे हैं. इक्वल सैंपल साइज का मतलब यह है कि जितनी भी ट्रीटमेंट्स आप कंसिडर कर रहे हैं, जितनी भी ट्रीटमेंट्स आप लेट कर रहे हैं या उनको ऑप्ट कर रहे हैं, उनमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो सेम होंगी. यानी अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग 3 ट्रीटमेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं और हर ट्रीटमेंट के अंदर इक्वल सैंपल साइज के साथ यानी 5 ऑब्जर्वेशन हमारे पास अवेलेबल है. क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं. द अटेंशन स्पैन्स इन द मिनट्स वर रैंडमली ऑब्जर्व्ड बाय अ टीचर फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 15 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स. बिल्कुल प्योर प्रैक्टिकल एग्जांपल है रियल लाइफ से कि आपके पास एक सिचुएशन है कि जिसमें टीचर जो है वो डिफरेंट क्लासेस में टीच करता है और उसमें से एक क्लास में स्टूडेंट्स के जो अटेंशन स्पैन्स हैं उनको ऑब्जर्व किया गया. उस ऑब्जर्वेशन के अंदर 15 स्टूडेंट्स को कंसिडर किया गया और ड्यूरिंग अ मॉर्निंग रीडिंग पीरियड एंड आर शॉन इन द फॉलोइंग टेबल. अब इसमें जो हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं वो 3 है. नो ब्रेकफास्ट एक ट्रीटमेंट हमने सेलेक्ट की है, लाइट ब्रेकफास्ट और फुल ब्रेकफास्ट. हमारे पास 3 टोटल ट्रीटमेंट्स हैं. नो ब्रेकफास्ट में भी 5 स्टूडेंट्स को कंसिडर किया गया है और उनकी एवरेज अटेंशन को सेलेक्ट किया गया है. इसी तरह लाइट ब्रेकफास्ट में भी 5 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया है और फुल ब्रेकफास्ट में भी स्टूडेंट्स की एवरेज को सेलेक्ट किया गया है और उसको काउंट करने के बाद एक सिचुएशन क्रिएट की गई है और ये कहा गया है डू द डेटा इंडिकेट एवरेज अटेंशन स्पैन ऑफ 3 ट्रीटमेंट्स आर इक्वल. यानी आपके पास जो नो ब्रेकफास्ट के लिए, लाइट ब्रेकफास्ट के लिए और फुल ब्रेकफास्ट के लिए जो एवरेज अटेंशन स्पैन है वो इक्वल है या नहीं, इस चीज को हमने चेक करना है. और अल्फा यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हम यूज करेंगे दैट इज 0.05 जिसको हमने 5% कहा. अब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का जो प्रोसीजर है वो ऑब्वियसली डायरेक्टली अप्लाई किया जाएगा यहाँ पर और उसका पहला जो स्टेप है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. ऑलरेडी हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में ये कर चुके हैं. फर्स्ट वन इज H नॉट और H नॉट क्या है जी हमारा, चूंकि 3 ट्रीटमेंट्स हैं तो 3 मीन्स को हम यूज करेंगे. μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3. सो ये भी आपने याद रखना है चूंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे पहले हमने सॉल्व नहीं किया हुआ, तो आपने ये बिल्कुल क्लियरली अपने माइंड के अंदर रखना है कि जितनी ट्रीटमेंट्स होंगी उतने ही मीन्स को हम यहाँ पर पुट अप करेंगे. और इसके अगेंस्ट जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस यानी H1 जनरेट होगा दैट वुड बी μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2 इज नॉट इक्वल टू μ3. सो इस तरह नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया. ये आपका फर्स्ट स्टेप है. सेकंड स्टेप जो आप लिखते हैं दैट इज अल्फा यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है दैट इज 0.05. नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इन वैल्यूज को यूज करके अपने टेस्टिंग प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं. जी नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड स्टेप है दैट इज टेस्ट स्टैटिस्टिक, जो कि आपको हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब हमने एक्सपेरिमेंटल लेआउट स्टडी किया था CRD का और उसके बाद नोवा टेबल को भी अंडरस्टैंड किया था, उसमें हम F टेस्ट स्टैटिस्टिक इस्तेमाल करते हैं दैट इज FC इज इक्वल टू MSTR यानी मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर एरर जिसको हमने MSE कहा था. और ये जो F है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद V1 एंड V2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और दैट एज V1 इज इक्वल टू K-1, K इज योर ट्रीटमेंट और n इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और k उसमें से माइनस करेंगे तो V2 यानी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम V1 और V2 के लिए जनरेट करेंगे. उसके बाद आप देखिए आपको इसी तरह स्ट्रक्चर बनाना है. टेबलर स्ट्रक्चर भी हो सकता है जिस तरह मैंने कॉलम वाइज इसको यहाँ पुट अप किया, आप इस तरह भी लिख सकते हैं. सबसे पहले आप जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है उसको x1 कहेंगे और उसकी 5 ऑब्जर्वेशंस लिख देंगे. फिर उसके बाद x2 सेकेंड ट्रीटमेंट को आप नोटेशन देंगे और उसकी 5 ऑब्जर्वेशंस यहाँ नोट कर लेंगे और उसके बाद x3 है उसकी 5 ऑब्जर्वेशंस. देखिए ये हमने साथ ही हमें चूंकि स्क्वायर्स भी रिक्वायर्ड है, सम ऑफ स्क्वायर्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं,
इसीलिए मैंने उसी ट्रीटमेंट के साथ उसके ब्रैकेट में x1 स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर आपकी फर्स्ट ट्रीटमेंट की फर्स्ट वैल्यू 8 है तो उसका स्क्वायर 64 लिखा जाएगा। सिमिलरली 7 का स्क्वायर 49, 9 स्क्वायर इज 81 एंड 13 स्क्वायर इज 169, 10 स्क्वायर इज 100। देन सेकेंड ट्रीटमेंट में देखें तो 14 आपके पास फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, 14 स्क्वायर 196, 16 square is 256, 12 square is 144 and 17 square is 289 and 11 square is 121. So individually आपने क्या करना है कि वैल्यूज का स्क्वायर कंसिडर करना है, जिसको मैंने यहाँ पर ब्लैक मार्कर में प्रेजेंट किया हुआ है। सो फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रीटमेंट नंबर 3 इज 10. सो 10 का स्क्वायर से 12 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, 15 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर इज 144। इस तरह हमने इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस और उनका स्क्वायर यहाँ पर पुट अप किया। अब आपको बहुत ही केयरफुली इनके सम्स को मेंशन करना है। देखिए जो ट्रीटमेंट का सम है दैट इज T.J। x1 फर्स्ट ट्रीटमेंट है आपके पास, उसका सम है 47, दिस वन, यानी जो फर्स्ट ट्रीटमेंट की ऑब्जर्वेशंस हैं 5 ऑब्जर्वेशंस थी उसके अंदर, उसका सम 47 है। और इसी 47 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2209, दैट इज T.J स्क्वायर। ये सब चीजें आपने फॉर्मूले के हवाले से माइंड के अंदर रखनी है कि इंडिविजुअल ट्रीटमेंट का सम और फिर उसी सम का स्क्वायर। सो समटाइम्स स्टूडेंट्स ये कंसिडर करते हैं कि शायद दिस T.J स्क्वायर इज द सम ऑफ दिस वन, सो दिस इज डिफरेंट। आपने माइंड के अंदर रखना है कि ब्लू से हमने जो सम किया है दैट इज 47, जो इंडिविजुअल वैल्यूज का सम है 8 + 7 + 9 + 13 + 10, तो इसका सम जो है वो 47 आ जाएगा। और 47 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो इंडिविजुअल ट्रीटमेंट सम स्क्वायर जो है वो आपका क्या आएगा 2209। यही प्रोसीजर जो है वो अप्लाई करेंगे सेकंड ट्रीटमेंट पर और थर्ड ट्रीटमेंट पर। अगर आप देखिए तो अपने कैलकुलेटर्स पर इसको वेरीफाई भी करेंगे आप। 14 + 16 + 12 17 11, अब इस कॉलम का यानी 5 ऑब्जर्वेशंस को सम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 70, और फिर 70 का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज 4900, आपके पास सेकंड ट्रीटमेंट के सम का स्क्वायर है ये। फिर उसके बाद थर्ड ट्रीटमेंट पे आ जाएंगे। थर्ड ट्रीटमेंट में 10 + 12 16 15 और 12, ये 5 ऑब्जर्वेशंस ऐड होंगी तो आपके पास 65 सम आ जाएगा, और फिर इसी का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 4225 जो है वो सम, इसका सम का स्क्वायर। अब आप जरा गौर कीजिएगा कि हम किस तरह जो है अपने फॉर्मूला को जनरेट करने लगे हैं कि हमने चूंकि अनोवा टेबल में इन सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और किस तरह हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करेंगे। लाइक 47 + 70 65। भाई ये माइंड के अंदर रखना है आपने कि ये 47 70 और 65 जो है वो इंडिविजुअल ट्रीटमेंट्स का सम है। सो जब आप ये T.J को रो वाइज सम करेंगे दैट वुड बी T., जिसको हमने सम ऑफ ओवरऑल टोटल के साथ डिनोट किया था, जो कि कहलाता है सम ऑफ ट्रीटमेंट्स। यानी जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं उन सारी ऑब्जर्वेशंस का जब सम करेंगे तो ओवरऑल टोटल आपके पास T., दैट इज 182। ठीक है, आप इसको इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपके पास जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सारी ऑब्जर्वेशन जो ब्लू में लिखी हुई हैं जो कि ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस हैं, इनको आप जब ओवरऑल सम करेंगे तो दैट वुड बी 182। अब जो स्क्वायर किया आपने, यानी आपने इंडिविजुअल ट्रीटमेंट का जो सम किया था उसके बाद स्क्वायर है दैट इज T.J। अब हमें इसका भी सम चाहिए 2209 4900 एंड 4225। जब आप इन तीनों वैल्यूज को सम करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा T.J स्क्वायर दैट इज 11334। ये सारे सम्स आपने माइंड के अंदर रखने क्योंकि ये सम आगे जाकर हम फॉर्मूलाज में इस्तेमाल करेंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो कि यूं समझ लीजिए इस क्वेश्चन की बैकबोन है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं और इसमें कोई वैल्यू अनफॉर्चुनेटली गलत पुटअप हो जाती है तो आपका टोटल अनोवा जो है वो गलत हो जाएगा। देखिए हमने इंडिविजुअली उसको अगर आप देखें तो 64 49 81 169 और 100, इन 5 वैल्यूज जो कि स्क्वायर की वैल्यूज हैं इनको सम करें तो इसका आंसर आता है 463। सो 463 इज सिग्मा X.J स्क्वायर, यानी
सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वैल्यूज। अब इंडिविजुअल ट्रीटमेंट के हवाले से आपके पास फर्स्ट ट्रीटमेंट का जो सम आया है दैट इज 463। इसी तरह सेकंड ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्क्वायर्स जो है दैट इज 1006 और ये कैसे आया है, आपने 196, 256, 144, 289 और 121 को ऐड किया। सिमिलरली आगे की तरफ मूव करें तो आपके पास यही प्रोसीजर जो है वो बिल्टअप होता है। ये जरा एरो से आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक्चुअली ये यहां पे आ रहा है कि 100, 144, 256, 225 और 144 ये जो 5 सम ऑफ स्क्वायर्स हैं उसको हमने प्रेजेंट किया है 869 की शक्ल में। और फिर ओवरऑल जब हम ऑल स्क्वायर्स को सम करेंगे तो वो 463 प्लस 1006 प्लस 869, तो इसका जो सम आ रहा है हमारे पास 2338। दिस इज टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। यानी आप यूं कह सकते हैं कि ये जो 182 था इंडिविजुअल वैल्यूज का जो हमारे पास गिवन वैल्यूज थी उनका सम था, और 2338 इज द स्क्वायर, पहले स्क्वायर है फिर उसका सम है, यानी आप यूं कह सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज। सो 2338 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू ओवरऑल इन दिस टेबल। अब आगे हम चल रहे हैं इन अवर टेबल की कंप्लीशन की तरफ। सबसे पहले हमें करेक्शन फैक्टर, ये करेक्शन फैक्टर TSS, TRSS और ESS हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हमें अनोवा टेबल के लिए चाहिए एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अंदर, कि जिसमें हम अपनी ट्रीटमेंट्स के मुताबिक फैसला कर पाते हैं कि हमारी ट्रीटमेंट्स हैं वो किस अंदाज में इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। सो करेक्शन फैक्टर C.F हमने क्रिएट करना है, फाइंड करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है T.N। अब ये T.N क्या है यहां पर हम फाइंड कर चुके हैं। सो यहां से 182 की वैल्यू उठाएंगे और 182 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज 2208.2667। फर्स्ट करेक्शन फैक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया। यही करेक्शन फैक्टर जो है वो आगे TSS और TRSS यानी ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर में भी इस्तेमाल होगा। सो TSS सबसे पहले देख लेते हैं। TSS क्या है? टोटल सम ऑफ स्क्वायर। सो टोटल सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो क्या है? डबल सिग्मा XIJ डॉट स्क्वायर। तो देखिए ये हमने यहां पर कैलकुलेट किया हुआ है दैट इज 2338। यहां पुट अप करेंगे और उसमें से करेक्शन फैक्टर को माइनस कर देंगे। सो करेक्शन फैक्टर को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 129.733। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, ये आपने याद रखनी है क्योंकि ये नेक्स्ट आपके अनोवा टेबल में इस्तेमाल होंगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, सो ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर कैसे आएगा कि आपके पास जो भी ट्रीटमेंट की इंडिविजुअल स्क्वायर्स का सम है जो हमने यहां फाइंड किया हुआ है, जरा गौर से देखिए। ठीक है, हमने 2209, 4900 और 4225 इन तीनों वैल्यूज का सम फाइंड किया हुआ है दैट इज 11,334। आपने क्या करना है, उसको आर पे डिवाइड कर देना है, यानी जितनी भी आर आपके पास अवेलेबल, आर मतलब आपके पास जितनी इंडिविजुअल वैल्यूज किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में अवेलेबल है। सो 1 2 3 4 5 ट्रीटमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं। आप क्या करेंगे, इस 11,334 को 5 पर डिवाइड करेंगे और उसमें से करेक्शन फैक्टर को माइनस कर देंगे। सो ये सब फॉर्मूलाज बहुत अच्छे तरीके से आपके माइंड के अंदर होने चाहिए। 5 पर डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से 2208.2667 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्रिएट हो जाएगा 58.5333। एरर सम ऑफ स्क्वायर को हम कैलकुलेट करेंगे। एरर सम ऑफ स्क्वायर इज टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। सो टोटल सम ऑफ स्क्वायर को देखें तो हमने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया हुआ है, दिस इज 129,733 और ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर जो है दैट इज 58.5333। अब दोनों वैल्यूज को यहां पुट अप करेंगे तो हमारे पास जो ESS यानी एरर सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू आई है दैट इज 71.2। आपने जब भी इस लेक्चर को आपने अंडरस्टैंड करना है तो ये वैल्यूज अलग से लिख लें, क्योंकि हम जब नेक्स्ट बोर्ड पर जाएंगे तो ये TSS, TRSS और ESS की वैल्यूज जो है वो अनोवा टेबल में हमने पुट अप करनी है, तो रेफरेंस के तौर पर आपके पास अवेलेबल होगा, तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग ज्यादा आसान होगी। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अनोवा टेबल में इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जी, अनोवा टेबल में देखें तो टेबल की आउटलुक हर क्वेश्चन में इसी तरह ही जनरेट होगी। सबसे पहले सोर्स ऑफ वेरिएशन होगा कि आपके पास कौन कौन सी वेरिएशंस हैं जो आपने क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट की हैं।
फर्स्ट इज ट्रीटमेंट, सेकंड वन इज एरर और थर्ड वन इज टोटल. सो टोटल को आप ये कह सकते हैं कि चूंकि टोटल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर एंड ट्रीटमेंट, सो आप इसको अलग से भी मेंशन कर सकते हैं अलग रो के साथ. सेकंड वन इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. हमें ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी याद करनी है, हमें एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्लियर करनी है और टोटल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी. ऑब्वियसली हम इसके फॉर्मूलाज को माइंड के अंदर रखेंगे. ट्रीटमेंट का जो फॉर्मूला है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए दैट इज k-1. आपके पास, आपको याद है बोर्ड नंबर 1 में हमने नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स 3 कंसिडर की थी. सो 3-1 इज 2. और एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज n-k. n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, k आपकी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, 3 है. सो 15-3 करेंगे तो आपके पास 12 आंसर आ जाएगा. इस तरह टोटल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 14 बनेगी. कैसे? n-1 के साथ, और n इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 15-1 इट इज 14. अब हमने इनके सम ऑफ स्क्वायर्स को मेंशन करना है. ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया है पिछले बोर्ड पर, दैट इज 58.333, और एरर सम ऑफ स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया है 71.2, और इसी तरह हमारे पास जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर आया था दैट वाज 129.7333. सो इसी तरह आगे जब हम मूव करते हैं तो हमारा नेक्स्ट जो कॉलम है दैट इज मीन स्क्वायर, m.s. इसको आप एब्रीवेटेड वे में ही लिखें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इंटरनेशनली और नेशनली हम इनकी एब्रीवेशंस यूज करते हैं. सो अगर आप मीन स्क्वायर लिख भी देते हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन m.s ही लिखना चाहिए, क्योंकि आउटलुक आपको इंटरनेशनल बुक्स में भी ms ही मिलेगी. सो मीन स्क्वायर कैसे कैलकुलेट होगा? मीन स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. सो ये फॉर्मूला माइंड के अंदर आपने रखना है कि सम ऑफ स्क्वायर को डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करेंगे उसी की, यानी अगर आप ट्रीटमेंट सम ऑफ मीन स्क्वायर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको सम ऑफ स्क्वायर ट्रीटमेंट को उसी की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 से डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 29.27. दैट इज मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट. और अगर एरर की आपने मीन स्क्वायर को कैलकुलेट करना है तो एरर सम ऑफ स्क्वायर को एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करेंगे. 71.2 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 5.93. दैट इज मीन स्क्वायर एरर. सो मीन स्क्वायर एरर और मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट जो है ये दोनों फ्रैक्शनल पार्ट हैं. किसका? मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट और मीन स्क्वायर एरर जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है हमारे पास एफ स्टैटिस्टिक का, जो कि हमने सेकंड बोर्ड पर भी, इससे पहले जो सेकंड बोर्ड पर टेस्ट स्टैटिस्टिक थर्ड स्टेप आपने अंडरस्टैंड किया था, दैट वाज द फॉर्मूला ऑफ एफ. सो एफ का जो फॉर्मूला था दैट वाज मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय MSE मीन स्क्वायर एरर. ये हमने दोनों वैल्यूज कैलकुलेट की हुई है. हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और डिवाइड करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, ये जो इसको हम कहते हैं कैलकुलेटेड एफ, जिसको FC भी कहा जाता है. सो कैलकुलेटेड एफ की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई है 4.93. अब 4.93 का कंपैरिजन होगा क्रिटिकल रीजन से, जो आपका रिजेक्शन रीजन भी होता है. सो रिजेक्शन रीजन को देखें तो हमारा जो रूल बनेगा रिजेक्शन रीजन का, दैट इज रिजेक्ट H0 इफ FC यानी कैलकुलेटेड F इज ग्रेटर देन इक्वल टू F टेबुलर, यानी आपको टेबुलर वैल्यू से इसका कंपैरिजन करना है. अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलर वैल्यू से ग्रेटर आ जाती है तो हम अपने H0 को रिजेक्ट करेंगे और फिर हम एक्सेप्ट करेंगे H1 को. टेबुलर वैल्यू के लिए हमारा जो फॉर्मूला है ये भी प्री डिफाइंड है, आपने अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लिया हुआ है. F टेबुलर इज इक्वल टू F अल्फा V1 V2. V1 आपको पता है, V2 भी आपने जो है वो लास्ट बोर्ड पर अंडरस्टैंड किया हुआ है, n-k, और V1 इज k-1. सो देखिए 2 और 12 जो है वो आपकी V1 और V2 की वैल्यू आ जाएगी. अल्फा आपके पास 0.05 है. आपकी बुक में टेबल नंबर 9.1 है, जहां से हम इसकी वैल्यू को देखेंगे कि अगर 0.05 यानी 5% के ऊपर हम V1 को 2 कंसिडर कर रहे हैं और V2 को जो है 12 कंसिडर कर रहे हैं, तो आप रो वाइज और कॉलम वाइज 2 और 12 को देखेंगे तो आपके पास आंसर जनरेट होगा 3.89. सो अब हम फाइनल अपने कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं कि हमने इन सारी कैलकुलेशन से क्या कंक्लूड किया है. तो गौर से देखिए कि 4.93 इज ग्रेटर देन 3.89. तो यहां से देखें, चूंकि हमारे पास ये कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलर वैल्यू से बड़ी हो गई है, सो इसका मतलब क्या है कि हम H0 को रिजेक्ट कर देंगे. सो कंक्लूजन लिखेंगे एज 4.93 is greater than
3.89. So we reject H naught and conclude that, क्या conclude करेंगे? All means are not equal. That is, mu1 is not equals to mu2 is not equals to mu3, जो कि H1 था आपका. देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है. इस कंक्लूजन से एक चीज तो साबित होती है कि जो बच्चे ब्रेकफास्ट करते हैं, जो बच्चे लाइट ब्रेकफास्ट करते हैं और जो बच्चे ब्रेकफास्ट बिल्कुल नहीं करते, उनकी जो एवरेज अंडरस्टैंडिंग या अटेंशन स्पैन है वो ऑब्वियसली डिफरेंट है बाकी बच्चों से. सो बाकी बच्चों से डिफरेंट होने का मतलब ही यही है, और यही बात हम आपको क्लास में भी समझाते हैं कि जब भी आप कॉलेज में आए पढ़ने के लिए तो ब्रेकफास्ट को इंपॉर्टेंस जरूर दें, क्योंकि आप अगर अच्छा ब्रेकफास्ट करके आएंगे तो आपका अटेंशन स्पैन जो है वो कंपैरेटिवली उन बच्चों से बेहतर होगा जो कि ब्रेकफास्ट नहीं करके आते. सो यही चीज इस पूरी प्रैक्टिकल प्योर एप्लीकेशन से हमने ये चीज साबित भी की है. होप आज का लेक्चर आपको यहाँ अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा. इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आपके पास बुक में और एक्सरसाइज में भी अवेलेबल हैं, उनको जरूर प्रैक्टिस करें ताकि आने वाले दिनों में आपके पास एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो मज़ीद इन्हांस हो सके. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.